हजारों सालों से भारत और चीन दो ऐसे देश जो न केवल अपनी भौगोलिक निकटता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये दो पुरानी सभ्यताएं जिन्होंने मानव इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है, सिर्फ एक बॉर्डर से कहीं ज्यादा शेयर करती आई हैं। इनकी सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनका रिश्ता इससे भी गहरा है। हिमालय भले ही बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और देखने में अभेद्य लगते हैं, लेकिन इन्होंने आदान प्रदान के लिए रास्ते का काम किया। ये पहाड़ संस्कृतियों के मिलन में कभी बाधा नहीं बने। सिल्क रोड इस कनेक्शन की लाइफलाइन थी, एक ऐसा मार्ग जिसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। ट्रेड रूट्स का एक ऐसा जाल जो न केवल व्यापार के लिए था, बल्कि विचारों के आदान प्रदान का भी केंद्र था। जहां सिल्क, मसाले और रत्न, बेशकीमती सामानों का व्यापार होता था, विचारों और फिलॉसफी के साथ साथ ट्रैवल करते थे। ज्ञान की खोज में लोग दूर दूर से आते थे। बुद्ध धर्म जो भारत में पैदा हुआ और जिसने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया, इन पहाड़ों को पार करके गया और चीन में एक नई पहचान बनाई। जहां भिक्षु पवित्र ग्रंथ अपने साथ ले गए और उन्होंने स्थानीय लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित किया, जिसने चीनी संस्कृति और आध्यात्मिकता को बहुत गहरे से शेप किया। बौद्ध धर्म चीन के हर पहलू में समा गया। बदले में जुआनजैंग जैसे चीनी ट्रैवलर्स ने, जिन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का फैसला किया, भारत की यात्रा करने की हिम्मत की और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए वे भारत पहुंचे। नालंदा जैसी फेमस यूनिवर्सिटीज में ज्ञान की तलाश में उन्होंने वर्षों तक अध्ययन किया और ग्रंथों का अनुवाद किया। उनकी ट्रैवलॉग्स उस दौर की अनमोल झलकियां देती हैं और हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे ज्ञान और क्यूरियोसिटी ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और सीखने के लिए प्रेरित किया, दोनों सभ्यताओं के बीच पुल बनाए। यह एक ऐसा रिश्ता था जो सम्मान और आपसी समझ पर आधारित था। यह सिर्फ ट्रेड नहीं था, बल्कि संस्कृतियों का मिलन भी था। यह दिमागों का मिलना था, जहां विद्वान एक साथ बैठकर ज्ञान की बातें करते थे। साझा ज्ञान की एक विरासत जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यह विरासत हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं। सिल्क रोड हमें याद दिलाता है कि संस्कृतियों का आदान प्रदान कितना महत्वपूर्ण है, कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी विचारों के फ्लो को नहीं रोक सकते। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मॉडर्न पॉलिटिक्स से बहुत पहले, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, भारत और चीन ज्ञान की खोज में पार्टनर थे और यह साझेदारी आज भी जारी है। कॉलोनियल एरा ने भारत और चीन दोनों के लिए मुश्किलें लाईं, जिससे विदेशी ताकतों के खिलाफ साझा संघर्ष का एक रिश्ता बन गया। जब भारत को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली और चीन ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक बनाया, तो एक नई एशियाई पार्टनरशिप की उम्मीद बढ़ गई। हिंदी चीनी भाई भाई, भारतीय और चीनी भाई हैं, 1950 के दशक का एक पॉपुलर स्लोगन बन गया। पंचशील एग्रीमेंट, जो आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बना था, इस आशावाद का प्रतीक था। लीडर्स ने एक दूसरे के यहां विजिट की और कल्चरल टाइज फिर से शुरू हुए, जिसका मकसद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना था। फिर भी अंदर ही अंदर अनसुलझे बॉर्डर इश्यूज और बढ़ता अविश्वास इस नाजुक भाईचारे को खतरे में डाल रहे थे। यूनिटी का सपना जल्द ही कठोर रियलिटीज से टेस्ट किया जाएगा। पहली बड़ी दरार तिब्बत को लेकर आई। 1950 में चीन का कंट्रोल जताना भारत को पसंद नहीं आया, जो तिब्बत की ऑटोनॉमी की उम्मीद कर रहा था। 1959 में एक नाकाम विद्रोह के बाद दलाई लामा का भारत भाग कर आना एक फ्लैश पॉइंट बन गया। भारत ने उन्हें शरण दी, चीन ने इसे प्रोवोकेशन माना। भारत में तिब्बती सरकार इन एग्जाइल लगातार तनाव का एक कारण बन गई, जिससे आपसी शक बढ़ा। भारत के लिए यह एक मानवीय पहल थी, चीन के लिए सॉवरेनिटी के लिए एक खतरा। भाई भाई के युग का भरोसा तेजी से खत्म हो गया, जिसकी जगह आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ने ले ली। तिब्बत का मुद्दा बहुत सिंबॉलिक बन गया, जिससे रिश्ते के हर पहलू में कॉम्प्लिकेशन आ गई। जो एक कल्चरल कनेक्शन के तौर पर शुरू हुआ था, अब वैल्यूज और नेशनल प्राइड के क्लैश में बदलने का खतरा था। खुले कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार हो गई थी। इंडिया चाइना बॉर्डर, जो 3400 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, कभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। यह कॉलोनियल एरा के मैप्स और कॉम्पिटिंग क्लेम्स की एक विरासत है। पश्चिम में अक्साई चिन पर भारत का दावा है, लेकिन चीन का कंट्रोल है, जिसने 1950 के दशक में वहां से एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाया था। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है, एक और फ्लैश पॉइंट है, जहां दोनों पक्ष अलग अलग हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स का हवाला देते हैं।
भारत बॉर्डर्स को तय मानता है, चीन उन्हें कॉलोनियल इंप्लीमेंटेशन मानता है, जिन्हें फिर से बातचीत की जरूरत है। ये फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट तिब्बत को लेकर अविश्वास के साथ मिलकर एक वॉलेटाइल सिचुएशन बन गई। हर पक्ष अपने क्लेम्स को नॉन नेगोशिएबल मानता था, जिससे कॉम्प्रोमाइज मुश्किल हो गया। बॉर्डर डिस्प्यूट एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक बन गया, जहां कोई भी चिंगारी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को भड़काने का खतरा थी। तनाव बढ़ता रहा, एक ट्रिगर का इंतजार करते हुए। अक्टूबर 1962 में तनाव युद्ध में बदल गया। भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी का मकसद कंट्रोल जताना था, लेकिन चीन ने इसे प्रोवोकेशन माना। चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश दोनों में बड़े पैमाने पर हमला किया, जिससे अनप्रिपेयर्ड इंडियन फोर्सेस हार गईं। युद्ध छोटा लेकिन बहुत विनाशकारी था। भारत को शर्मनाक हार मिली और चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने नेहरू के एशियाई सॉलिडेरिटी के विजन को तोड़ दिया और भाई भाई का युग खत्म हो गया। भारत के लिए यह एक नेशनल ट्रॉमा था, चीन के लिए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। डिप्लोमेटिक टाइज रुक गए और गहरा अविश्वास पैदा हो गया। बॉर्डर डिस्प्यूट अनसुलझा रहा, अब युद्ध की यादों से दागदार। 1962 की विरासत आज भी दोनों देशों की पॉलिसीज को शेप करती है। भाईचारा शक और राइवलरी में बदल गया था। 1962 के बाद भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो गए। राजनयिक संबंध टूट गए और दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहरी खाई बन गई। यह एक ऐसा दौर था जब बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो गए थे। 1967 में सिक्किम में और भी झड़पों के साथ तनाव और बढ़ गया। नाथुला और चोला पास पर हुई इन झड़पों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक स्थिति को और गंभीर बना दिया। कोल्ड वॉर ने मामलों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि दोनों देश अलग अलग गुटों में शामिल हो गए। वैश्विक महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता ने इस क्षेत्र में जटिलताएं बढ़ा दी। चीन पाकिस्तान के साथ जुड़ गया, जिससे भारत की चिंताएं और बढ़ गईं और अमेरिका के साथ उसके संबंध सुधरने लगे। 1970 के दशक में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी ने भारत के लिए एक नई चुनौती पेश की, जबकि भारत सोवियत यूनियन के करीब आ गया, जिससे क्षेत्रीय समीकरण और जटिल हो गए। 1971 की भारत सोवियत संधि ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। डिप्लोमेटिक टाइज 1976 में ही फिर से बहाल हुए, जो संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक छोटा सा कदम था। दूतावास फिर से खोले गए और राजनयिकों ने एक बार फिर बातचीत शुरू की और हाई लेवल विजिट्स सावधानी से फिर से शुरू हुई, लेकिन अविश्वास की भावना अभी भी बनी हुई थी। हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा था, क्योंकि दोनों देश अतीत की गलतियों से सबक सीख रहे थे। असली ब्रेक थ्रू 1988 में आया, जिसने संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की। यह एक ऐसा क्षण था जब दोनों देशों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, तो यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने रिश्तों को सुधारने का मार्ग प्रशस्त किया और बॉर्डर डिस्प्यूट को सहयोग के दूसरे एरियाज से अलग करने पर सहमत हुए, जिससे अन्य क्षेत्रों में प्रगति की जा सके। दोनों देशों ने माना कि सीमा विवाद को हल करने में समय लगेगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग जारी रहना चाहिए। 1990 और 2000 के दशक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ने तनाव को मैनेज करने में मदद की और सीमा पर शांति बनाए रखने के प्रयास किए गए, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एस्केलेशन को रोकने के लिए प्रोटोकॉल शामिल थे, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। जबकि कोर डिस्प्यूट बना रहा, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में एक कांटा बना हुआ था। इन स्टेप्स ने रिलेटिव स्टेबिलिटी की एक पीरियड की परमिशन दी, जिससे दोनों देशों को अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस फिर से शुरू हुए, जिससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ा और आपसी समझ विकसित हुई। लेकिन बॉर्डर का मुद्दा बैकग्राउंड में बना रहा, जो कभी भी सामने आ सकता था। रिश्ता प्रैक्टिकल था, गर्म नहीं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन यह आगे बढ़ा, धीरे धीरे ही सही, पर सही दिशा में। 1990 के दशक में एक नया युग शुरू हुआ। इकोनॉमिक्स सेंटर स्टेज पर आ गई, क्योंकि दोनों देशों ने खुद को खोला और ट्रेड बढ़ गया। चीन भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बन गया, लेकिन रिश्ता एक तरफा था। भारत को भारी ट्रेड डेफिसिट हो रहा था। भारत कच्चा माल एक्सपोर्ट करता है, चीन तैयार माल एक्सपोर्ट करता है, जिससे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं। इंडियन टेक स्टार्टअप्स में चीनी इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ तो मिली, लेकिन डेटा सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को लेकर चिंताएं भी बढ़ी।
इकोनॉमिक रिश्ता एक दोधारी तलवार है। गहरे संबंध कॉन्फ्लिक्ट को महंगा बनाते हैं, लेकिन असंतुलन से क्लैश पैदा होता है। दोनों देश दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए कंपटीशन करते हैं और टेक हब बनने के लिए भी, जिससे राइवलरी तेज होती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कंपटीशन अब एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ग्लोबल बाजार एक पुल और एक युद्ध का मैदान दोनों है। जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ी, भारत और चीन की एम्बिशन एशिया भर में टकराने लगी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साउथ एशिया में उसकी बढ़ती प्रेजेंस भारत के ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को चैलेंज करती है। इंडियन ओशन एक नया अखाड़ा बन गया है। चीन पोर्ट्स बना रहा है और भारत अपनी नेवी और अलायंस को मजबूत कर रहा है। पानी के विवाद, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी और राइवल पड़ोसियों के लिए सपोर्ट राइवलरी में और लेयर जोड़ते हैं। भारत अपनी खुद की रीजनल इनिशिएटिव्स और क्वाड जैसी पार्टनरशिप से मुकाबला करता है। स्ट्रेटेजिक अविश्वास बहुत गहरा है। हर कदम को दूसरा सावधानी से देखता है। कंपटीशन शांत है लेकिन इंटेंस है, जो एशिया के फ्यूचर को शेप कर रहा है। हाल के सालों में बॉर्डर टेंशन फिर से देखी गई है, जो एक चिंताजनक ट्रेंड है। यह टेंशन सिर्फ सामयिक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफी तनाव आया है। 2017 में डोकलाम एक ऐसा मुद्दा था जिसने दोनों देशों को सैन्य क्लैश के कगार पर ला खड़ा किया था। यह घटना दिखाती है कि सीमा विवाद कितने संवेदनशील हो सकते हैं। और 2020 में घातक गलवान वैली झड़प, ये झड़प दशकों में सबसे गंभीर सैन्य क्लैश था, जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई और रिश्तों में एक गहरी दरार आ गई। इन घटनाओं ने दशकों की रिलेटिव शांति को तोड़ दिया, जो पहले दोनों देशों के बीच बनी हुई थी। एक समय था जब सीमा पर शांति और सहयोग की बातें होती थीं, लेकिन अब वो इतिहास की बात हो गई है, जिससे बड़े पैमाने पर मिलिट्री बिल्डअप और भरोसे का टूटना हुआ। सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती और सैन्य उपकरणों का जमावड़ा अविश्वास का माहौल पैदा करता है। डिप्लोमेटिक टॉक्स ने कुछ स्टैंड ऑफ को कम किया है, लेकिन यह सिर्फ तात्कालिक राहत है। लेकिन कोर बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स अनसुलझे हैं। सीमांकन को लेकर विवाद अभी भी बने हुए हैं, और जब तक इनका समाधान नहीं होता, तब तक तनाव कम होने की संभावना नहीं है। रिश्ता अब कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस का है, जहां दोनों देश एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए मौजूद हैं। खुला कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन सच्ची दोस्ती पहुंच से बाहर है। दोनों देशों के बीच एक सतर्कता भरा रिश्ता है, जहां सहयोग सीमित है और अविश्वास गहरा है। भारत की स्ट्रेटेजी दो तरफा है, जो एक संतुलित दृष्टिकोण का संकेत देती है। डायलॉग खुला रखें और साथ ही अपनी मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मॉडर्नाइज करें। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि किसी भी चुनौती का सामना कर सके। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, खासकर क्वाड के जरिए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। ये पार्टनरशिप क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। बॉर्डर पहले से कहीं ज्यादा मिलिटराइज्ड है, जो एक चिंताजनक स्थिति है, और राइवलरी अब ग्लोबल है। ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखी जा रही है। फ्यूचर इस बात से शेप होगा कि दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ते हैं, कि दोनों देश कंपटीशन और कोऑपरेशन को कैसे मैनेज करते हैं। क्या वे क्लैश को कम करने और सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ाने में सक्षम होंगे? भारत और चीन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अगला चैप्टर अभी लिखा जा रहा है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी किस दिशा में जाती है।